एक ऐसा देश जिसका वोटर टर्नआउट दुनिया में लार्जेस्ट निकलता है, एक ऐसा देश जो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं और जहां की इलेक्शन कमीशन को दूसरे देशों में बुलाया जाता है। क्या ऐसे देश को अपना वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किसी बाहर के देश की सहायता है? क्या हमें यूएस एड की सहायता है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने कुछ चीजें रिवील करके एक गलती कर दी और इससे हमारे लिए एक टॉपिक बन गया, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में लेकिन इसके अलावा एथिक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना। जुड़े रहिएगा, आखिरी में आपको पूरा यहाँ पर ये समझ में आएगा। लेकिन इसकी शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, देखिए ये एक डिपार्टमेंट है जो नया नया बनाया है, इसमें इलॉन मस्क को भी एक अनपेड सरकारी कंसल्टेंट की तरह रखा गया है और ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? एफिशिएंसी प्रमोट करेगा। मतलब जो सरकारी काम आप जानते हो 5 दिन लेते हैं वो 2 दिन लेंगे। यूएसए में भी ऐसा ही है, जैसे भारत में सरकारी कामों में समय लगता है, तो वहाँ पर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए और पैसे की कटौती थोड़ी करने के लिए ये विभाग आया। अब इस विभाग ने सवाल उठाया कि जो यूएस एड नाम की संस्था है, इसको $21 मिलियन मिल रहे थे और ये भारत में वोटर टर्नआउट के लिए मिल रहे थे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सवाल उठाया कि $21 मिलियन क्यों मिल रहे थे? मुझे लगता है शायद किसी को इलेक्ट करने के लिए मिल रहे हों। और इसके बाद से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आई, जैसे कांग्रेस ने कहा कि इस पर वाइट पेपर रिलीज करना चाहिए यूएस एड को, क्या है क्या नहीं है, और भाजपा कह रही है कि ये कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए और हमारी सरकार को गिराने के लिए ऐसा किया गया। रीजन जो भी हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यूएस एड का है कि आखिर अगर आप देखें तो ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये आई कहाँ से? तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में आप देखिए ये जो यूएसएड की जो ग्रांट्स हैं वो यहाँ पर सेंटर में है और कुछ कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, ये आपका ग्रुप है जिसको यहाँ पर टोटल यूएसएड से $486 मिलियन यहाँ पर मिलना था और इस कॉर्पस में $22 मिलियन हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाने के लिए था, जैसे मोल्डोवा में, और 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए था इंडिया में। ठीक है, ये लास्ट मतलब अगर आप पहली बार देखें तो 2016 में ये मिला था और ये सारी आपकी डिटेल्स हैं। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखें, आपको लगेगा कि ये हम क्यों बनाए, मतलब ये क्या मतलब है इस चीज़ का, गवर्नमेंट एफिशिएंसी? क्या गवर्नमेंट वाकई यूएस की इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट है? तो आप एक बार डेट पर नज़र डाल दीजिए। यूएस का जो डेट है वैसे तो पैसे के टर्म्स में बढ़ेगा ही सही, लेकिन तब भी आप देखें ओवरऑल $31.5 ट्रिलियन का ऋण है। इतने बहुत सारे देशों की जीडीपी भी नहीं होती जितना इनका डेट है, इनका ऋण है। और जब आपका इतना ऋण है बकाया, तब आप दूसरे देशों को कैसे सहायता दे रहे हैं, ये भी एक सवाल की बात है। अब सबसे यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो यूएस एड है, क्या ये वाकई दूसरी कंट्रीज़ में जो सहायता देते हैं क्या वो सिलेक्टिव है? एक बात ये है कि एड देना है, सहायता देना है, लेकिन एक बात ये है कि मैं अपने पसंदीदा लोगों को एड दूंगी, सहायता दूंगी, तो क्या ऐसा होता है? एक नज़र ज़रा से ग्राफ्स पर, डेटा पर, तो यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 तक अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एड सहायता यूक्रेन में जा रही थी, अंडरस्टैंडेबली, लेकिन उसके बाद वो देश थे जहाँ पर यूएस सरकार बदलना चाहती थी या फिर हस्तक्षेप करना चाहती थी, जैसे हमेशा से अफगानिस्तान, तालिबान को टॉपल किया और फिर वहाँ पर अपनी एड से सहायता दी। कॉन्गो जहाँ पर 50 से ही यूएस का एक हस्तक्षेप रहा है। सीरिया जहाँ पर आपको पता है आइसिस का पूरा एक गढ़ रहा है। नाइजीरिया, यमन, साउथ सुडान, जॉर्डन, इथियोपिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर ये जो एड है ये गई है। अब सवाल ये कब से जारी है, कब बना है यूएस एड? तो आप देखिए कैनेडी सरकार के समय पर 1961 के आसपास ये जो संगठन है ये यहाँ पर बनाया गया। अगर आप देखें तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनके डायरेक्टली इनकी गाइडेंस में बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए सहायता देते हैं। तो अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप में ये डेमोक्रेसी के प्रमोशन और इन सब के लिए सहायता देते हैं। अगर आप दक्षिण एशिया की बात करें, भारत की बात करें, तो उसमें ये जनरली फोकस करते हैं एजुकेशन पर, हेल्थ पर, कुछ डेवलपमेंट के मुद्दों पर, या फिर पॉलिटिकल वोटर टर्नआउट जैसे अभी आपने देखा था, डेमोक्रेसी प्रमोशन पर। तो ये इनका जनरली एक उद्देश्य रहता है। अब अगर आप 1946 से लेकर 2021 तक देखें, लगभग अगर आप 50 से 70 साल का डेटा देखें, तब समझ में आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूएस एड यूएसए की किसके पास गई है? इजराइल के पास,
क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मतलब सिलेक्टिव तरीके से एड तो जा रही है, जिनको सहायता है उनको तो नहीं जा रही है, उनको जा रही है जो पार्टनर है, ठीक है। इसके साथ वियतनाम, अब आप खुद सोचिए, वियतनाम के साथ यूएसए ने एक लंबा वॉर लड़ा है ना, और यूएस की खुद की जनता में इसका काफ़ी आक्रोश था। घरेलू डोमेस्टिक अगर आप देखें तो इसमें प्रोटेस्ट बहुत हुए थे वियतनाम वॉर को लेकर, और यहीं पर यूएस की सेकेंड हाईएस्ट फॉरेन एड गई है आज तक। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ना। कहना ये चाहते हैं कि सहायता मिलती किसी और चीज़ के लिए है, लेकिन खर्चा उसका किसी और चीज़ पर होता है। जैसे वियतनाम में एड जो है वो खाली एड के लिए नहीं जाएगी, वो एजेंडा का बदलाव करने के लिए जाएगी, वो वहाँ पर यूएस के लिए हवा बनाने के लिए जाएगी। कोई भी सरकार अगर यूएस से थोड़ा अलग आइडियोलॉजी रखे, थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखे, तो उनको चेंज करने के लिए जाएगी, है ना, अपना नैरेटिव चलाने के लिए जाएगी। जैसे इन्होंने क्यूबा में एक कोशिश की थी। क्यूबा में इन्होंने ये क्यूबा का एक ट्विटर ही ले आए थे जिसका नाम था जुनजुन्यू ऐप था। अब उस ऐप से क्या हुआ कि ये लोग क्यूबा की जो सरकार है, जो रिजीम है कम्युनिस्ट, उसके खिलाफ एजेंडा धीरे धीरे बना रहे थे। अब जब ये एजेंडा बन रहा था और क्यूबा की सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि इससे प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने इस ऐप को ही बंद करवा दिया, राइट। ऐसे ही कुछ और भी कंट्रीज़ ने यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस की। तो आप देखेंगे कि ये जो सहायता है ये दिखती सहायता है लेकिन है नहीं, और यही हमारे लिए एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, एंड दैट इज एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं उसमें क्या नैतिकता है, क्या उसमें एथिक्स है, क्या नीति शास्त्र की बातें हैं, और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन एड, जो बाहर से आपकी सहायता आया करती है। अब अगर आप फॉरेन एड को देखें तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेन एड दिया करता है, और यहीं से फॉरेन एड का आइडिया निकल कर आया, यहीं से इसका उद्गम हुआ है। जैसे सोवियत संघ अपने फेवर्ड देशों को एड देता था, और यही यूएसए अपने फेवर्ड देशों को और दुनिया भर में सहायता देने की कोशिश करता था ताकि सोवियत का जो प्रभुत्व है वो कम हो सके। तो अगर आप इसका ओरिजिन ही देखें तो ओरिजिन ही बायस्ड है, राइट। और किन किन बातों के लिए एड मिलती है, तो आर्थिक सहायता के लिए एड मिलेगी, बट नेचुरल है। तकनीकी सहायता के लिए एड मिलेगी, मिलिट्री क्षमता, रक्षा क्षमता बढ़ानी आपको, उसके लिए एड मिलेगी। बहुत सारी जगहों पर एक्चुअली अगर आप देखें तो विकास के लिए जो एड है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि सहायता ले या ना ले, मुद्दा ये है कि जो उसके साथ कंडीशंस आती हैं। जैसे आप टीवी में कोई लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी ऐसा कोई पॉलिसी देख रहे हैं, है ना, टीवी में उसका ऐड आ रहा है, या फिर आप कहीं पर देख रहे हैं पॉलिसी, ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं या कैनवस है किसी चीज़ का, तो उसके नीचे जो छोटा सा स्टार करके टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, कंडीशनैलिटीज़ यहाँ पर डिफाइन करती हैं। कंडीशनैलिटी से पता चलता है कि वो एड, वो सहायता किस तरीके की है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और वैश्विक बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को अगर आप देखें, दुनिया के सबसे फॉरमोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संस्थान हैं, और ये जो वित्तीय संस्थान है ना, ये आपके यहाँ पर सुधार तो लाते हैं, आपको लोन तो देंगे। जब आप क्राइसिस में हो गए तो आईएमएफ आपको लोन देगा, लेकिन उसके बदले में अपना एजेंडा यहाँ पर प्रमोट करेगा, वॉशिंगटन कंसेंसस को यहाँ आगे करेगा, और आपको कहेगा यहाँ पर खर्चा कम कीजिए सरकार का और पूंजीवादी निवेश को बढ़ावा दीजिए, ताकि इनके जो यहाँ पर इनके जो फोरमोस्ट फेवरेट जो स्टेट्स हैं जैसे यूएसए या वेस्टर्न यूरोप, उनका एजेंडा यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके और उनकी कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर आकर एज सच खर्चा कर सकें। तो आप देखिए 1991 में जब हमने सुधार किए थे आर्थिक तौर पर, तब हमारे ऊपर भी यही वॉशिंगटन कंसेंसस का एक प्रेशर था। और वही बात डेट ट्रैप की भी आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेस्ट, सिर्फ पश्चिम की बात नहीं, आप चाइना को देख लीजिए। चाइना देशों की आर्थिक तौर पर मदद करता है, जहां आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कंडीशनैलिटीज लगाते हैं लोन में, वहीं चाइना कंडीशनैलिटीज नहीं लगाता, है ना। आपको लोन दे देगा, लेकिन किस तरीके के लोन देगा, जो व्हाइट एलिफेंट होंगे, सफेद हाथी जैसे लोन होंगे। मतलब आपकी दोबारा लोन को रीपे करने की कोई क्षमता नहीं होगी। इनको पता होगा चाइनीज को ये बात, राइट। आपको यहाँ पर लोन दे देंगे, लेकिन फिर जब आप लोन वापस नहीं कर पाओगे, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन का टुकड़ा मांगती थी, वैसे ही ये आपसे मांगेंगे आपकी अवसंरचना, आपके जमीन के टुकड़े। जैसे श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट 99 ईयर्स लीज, आप इस मुद्दे को बहुत अच्छे से जानते ही हैं, राइट। तो मुद्दा ये नहीं है कि एड दे, मुद्दा ये है कि भाई साहब कैसे एड दे रहे हो और इससे क्या करना चाहते हो। क्या ये एथिकल है? नहीं, मुद्दा है एथिकल इश्यूज है। सिलेक्टिव एड में हमने देखा अफगानिस्तान, इराक,
ये इन देशों को जियोपॉलिटिकल लेवरेज के लिए एड जाती है कि हमारी भू राजनीतिक के जो कैलकुलेशंस हैं उनके हिसाब से हमारा काम सबसे बढ़िया हो जाए। ये पुअरेस्ट को कभी नहीं पहुंचती। अगर आप अफ्रीका में देखें या अफगानिस्तान में भी देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, क्या यूएस की सहायता जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया गया, क्या वो गरीब लोगों को पहुंचता है? बहुत कम, बहुत सिलेक्टिवली। ज़्यादातर पहुंचता है राजनेताओं की जेबों में। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर कोई देश है जिसके लीडर को पता है कि मुझे बाहर से एड आनी है और अगले 20 साल तक मुझे आराम से मदद पहुंच जाएगी, तो ये अपने लोगों के लिए खुद कुछ नहीं करेंगे, ये अपनी जेबें भरेंगे। जो भी बाहर से एड आएगी इनको, इनकी पूरी रिजीम में, इनकी पूरी सरकार में लोग अपनी जेबें भरेंगे। और जो गरीब लोग है बेचारा, जो गरीब इंसान है जो ग्राउंड पर बैठा है, उसको यहाँ पर इसका दहला भी नहीं मिलना। मतलब आप समझिए 1000 रुपये जा रहे हैं तो 1 रुपया भी नहीं मिलना। ये देखा गया है जनरली यहाँ पर। पुअरेस्ट को कभी भी इसका जो फायदा है वो नहीं मिलता, क्योंकि करप्शन है और स्प्लर्जिंग बहुत ज़्यादा। जब पता होता है बाहर से पैसा आ रहा है और वो पैसा हमारा तो है नहीं, हमने तो लोगों पर टैक्स लगाया नहीं, है ना। जैसे भारत सरकार को ज़्यादा खर्चा करना है तो लोगों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, तो वैसे तो कुछ है नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से फ्री फंड का पैसा आ रहा है, तो क्या करो, अपनी प्रॉपर्टियां बनाओ, अपने आप को सेव करो, बाकी लोगों का देखा जाएगा। गरीब इंसान तो वैसे भी सफ़र करेगा। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है। देखिए, जब एड देते हैं, हम सहायता देते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कि हमने अफगानिस्तान, इराक या किसी को भी सहायता दी, राइट। इनको बोला 500 मिलियन डॉलर्स तुम्हें मिल रहे हैं, अब बदले में कुछ तो चाहेंगे, तो हम इनको बोलेंगे कि तुम जो कपड़े वपड़े खरीदते हो, जो अनाज वनाज खरीदते हो, वो हमसे खरीद लेना, है ना। उदाहरण के तौर पर हम एक देश है, तो अब इससे क्या होता है, ये जो गरीब देश है इसका जो मार्केट है, जो बाजार है, वो आपके लिए ओपन हो गया, वो आपने ओपन करवा दिया इनकी सहायता करके। लेकिन अब वहीं इनके यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आपके यहाँ पर नहीं बिकेंगे, क्योंकि एक, इनके यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी डिमांड, उनकी खपत आपके यहाँ पर नहीं है, और दूसरा, क्योंकि ये देश आपको पता है आपके ऊपर निर्भर है, तो इनके प्रोडक्ट्स जब आपके देश में एंटर करने के लिए आएंगे निर्यात होकर यहाँ से, तब आप आयात के समय, इंपोर्ट के समय इन प्रोडक्ट्स पर सीमा शुल्क यानी कि टैरिफ लगा देंगे। तो भाई साहब हुआ क्या, थोड़ी सी सहायता दे दी, है ना, अपने बजट का कुछ हिस्सा दे दिया, लेकिन सामने वाले का मार्केट बाजार खोल दिया और अपना जो बाजार है उसका वैसा का वैसा ही पोर्शन बचा रहा। ये भी होता है, बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है। इसके साथ साथ एड जो सहायता होती है, क्योंकि सहायता किसी एजेंडा से जाती है, जैसे अभी हमने जो 21 मिलियन डॉलर्स के बारे में पढ़ा, जो ऑर्गेनाइजेशन को गए, उसमें डेप्थ में एनालिसिस करने पर और विश्लेषण करने पर यह पता चला कि ये एड का खर्चा भारत में नहीं हुआ था। सोर्सेज, स्रोत ये भी बता रहे हैं कि इस सहायता का खर्चा बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश में आप जानते ही हैं, शेख हसीना से परेशान था यूएस, क्योंकि शेख हसीना ने यूएसए को सेंट मार्टिन आइलैंड, सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया, हालांकि यूएस ने मांगा था। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने शायद इसी एड का, इसी पैसे का इस्तेमाल करके एक नैरेटिव चलाया, किसके खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, और उसके बाद आप यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार को लेकर आ गए, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल डेस्पोट्स आते हैं, इमोरल लोग जो होते हैं, अनैतिक तौर पर लोग, उनको यहाँ पर पावर में रहने में मदद मिलती है जब बाहर से सहायता आ रही है, क्योंकि बाहर से सहायता आ रही है तो संसाधन है, आराम से वेपन्स में खर्चा करो, लोगों के ऊपर गोलियां दागो। अब सीरिया को उठा लीजिए, सीरिया में यही तो हुआ, सीरिया के बशर अल असाद, है ना, ये क्यों पावर में रहे, पूरा देश इनके खिलाफ था लगभग, ये एक माइनॉरिटी है सीरिया में, तो मेजॉरिटी लोग इनके खिलाफ थे, लेकिन ये फिर भी ताकत में बने रहे, क्योंकि इनको सपोर्ट था, समर्थन था रूस का, राइट। अब जाके जब रूस का समर्थन थोड़ा हल्का हुआ, तब इनकी सरकार गिरी, है ना, तब वो जो नॉर्थ वेस्ट के जो रेबल्स हैं वो आ गए पावर में। तो यहाँ भारत के पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो भारत में जो फॉरेन से कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, जो विदेश से पैसा आता है, उसके लिए बहुत ही कड़े कानून हैं, और आज से नहीं है, इंदिरा गांधी के समय से, 1976 से ही, इमरजेंसी के पीरियड से ही बहुत कड़े कानून हैं। एक एक्ट आया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो बाहर से आने वाले पैसे को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है हमारा यही अधिनियम। इसको इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि जो भी संगठन हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी देश हमारे यहाँ पर सहायता भेजना चाहते हैं, जो भी लोग फॉरेन से एड ले रहे हैं, उनको विनियमित किया जा सके ताकि एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रहे। 2010 में क्या होता है, क्योंकि इमरजेंसी खत्म हो गई, 1990s का समय आ गया, यूपीए की सरकार आ गई, दूसरी सरकार आ गई यूपीए की। अब उस समय पर इसको संशोधित करने की एक ज़रूरत लगी
तब हमने इसको दोबारा यहाँ पर संशोधित किया है ताकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस और कर सकें, कुछ जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको और बैन कर सकें, और ऐसी गतिविधियां जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हितों के खिलाफ है, उन पर एक बैन लगा सकें। ठीक है, तो बैन लगा सकने के लिए, और जो पुराना वाला FCRA है, क्योंकि इमरजेंसी के समय पर आया था और 70s का लॉ है, तो इसको और नए तरीके से बनाने के लिए हम ये FCRA 2010 लाए थे, जिसने पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ संशोधन नहीं था, अमेंडमेंट नहीं था, रिप्लेस ही कर दिया था एक तरीके से, राइट। तो अब इस समय पर जब UPA 2 की सरकार होगी, तब आप देखेंगे कि बाहर से जो सहायता आ रही है उसको ज्यादा विनियमित नहीं किया जा रहा है। इसलिए 2010-11 के आसपास जो कुंडनकुलम का परमाणु संयंत्र था, कुंडनकुलम का न्यूक्लियर प्लांट था, उसके बाहर बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे गए, और ये सिर्फ स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट नहीं थे, ये सिर्फ स्थानीय लोगों का गुस्सा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि बाहर से फॉरेन एड आ रही थी, जान करके हमारे न्यूक्लियर परमाणु जो ऊर्जा है उसकी गति को धीमा करने के लिए, और हम उससे एनर्जी ना बना सके, इस बात के लिए ज़्यादा प्रोटेस्ट को फंड किया जा रहा था। ना कि ये तमिलनाडु में एक और प्रोजेक्ट है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, है ना। तो जो न्यूट्रिनो शब्द है उसको उठाकर इसे परमाणु ऊर्जा से इसकी तुलना करवाई गई, और मीडिया में एक कहानी फैलाई गई, नैरेटिव फैलाया गया, लोगों को ये समझाया गया, क्योंकि लोगों को जनरली पता नहीं होता न्यूट्रिनो का न्यूक्लियर से कोई रिलेशन नहीं है ना। न्यूट्रिनो अलग बात है, न्यूट्रिनो आपको न्यूक्लियर की तरह इंपैक्ट नहीं करेगा, ये कोई परमाणु ऊर्जा नहीं बना रहे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं होती। तो एक नैरेटिव फैलाया गया सोशल मीडिया में कि ये आपको यहाँ पर प्रभावित डालेगा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और फिर इस ऑब्जर्वेटरी के बनने का काम भी धीमा हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ऐसे ही खुद चाइना और US ने बाद में कदम उठा लिए, और न्यूट्रिनो के अनुसंधान में ये देश हमसे ज़्यादा आगे निकल गए। एंटार्क्टिका की ऐसी एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, आइस क्यूब, जिस पर प्रीलिम्स में सवाल भी आया है। तो आप समझिए ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग हम रिसर्च करने वाले थे। दुनिया की पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी बन रही थी अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो के लिए, लेकिन हम बना ही नहीं पाए। उसके पहले आइस क्यूब आ गया एंटार्क्टिका में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बाहर से एक नैरेटिव शायद चलाया जा रहा था, ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं, ऐसा कहा जाता है। अब यही 2020 में अगर आप देखें, इन सारी बातों को देखते हुए फिर मोदी सरकार आती है। अब इनके पास तो मैंडेट था, बहुमत था, और 2019 में वो बहुमत और मजबूत हुआ। तो तब यहाँ पर 20 में एक संशोधन आता है जो कहता है कि पहले आपके पास जो एड आई थी उसको आप प्रशासनिक मुद्दों में 50% तक प्रशासनिक मुद्दों में यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, है ना। गरीबी हटानी है, इसके लिए 50% खर्च कर दो, लेकिन 50% आप प्रशासनिक मुद्दों के लिए भी कर सकते हैं, अलाउड है ना। लेकिन अब उसको बदलकर सिर्फ और सिर्फ 20% कर दिया गया। क्यों? प्रशासनिक मुद्दों में 50% क्यों करना? आप तो गरीबी हटाना चाहते हैं, राइट, वेलफेयर करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, तो भलाई कीजिए, प्रशासनिक मुद्दों में इतने खर्च क्यों करना, ये बात है। इसी की तरह इस संशोधन में और भी बहुत कड़े प्रावधान आए थे। जैसे दिल्ली में कोई SBI की ब्रांच हो, वहीं पर आप अपना FCRA का अकाउंट रख सकते हैं, और कहीं पर आप FCRA का अकाउंट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर निगरानी रखना सबसे ज़्यादा आसान है दिल्ली के SBI की ब्रांचों में, राइट, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऐसे ही आपने अगर FCRA अकाउंट बना दिया, बाहर से आपको पैसा आ गया, आपको परमिशन मिल गई, लेकिन अब आप किसी और अकाउंट में इस पैसे को किसी और NGO के अकाउंट में, किसी और बॉडी के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके नाम पर पैसा ले लिया, बाद में फिर छोटे छोटे संगठन जो ग्राउंड लेवल पर ऐसे प्रोटेस्ट करवाते हैं, ऐसे मीडिया में नैरेटिव फैलाते हैं, उनको पैसा ना मिल जाए, इसके लिए यहाँ पर ट्रांसफर भी बंद कर दिया गया। और आगे आप देखेंगे और बहुत सारी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको FCRA के फंड लेना अलाउड ही नहीं है, कि ले ही नहीं सकते भाई साहब आप। जैसे फिक्टिशियस एंटिटीज हैं, है ना, एप्लीकेंट कभी भी फिक्टिशियस एंटिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी को कॉज नहीं करेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको फंड नहीं मिलेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जब रिन्यू करवाने जाओगे तो सरकार रिन्यू नहीं करेगी या लाइसेंस ही कैंसिल कर देगी। धार्मिक कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन एक मेजर कॉन्ट्रोवर्सी थी भारत में। इसको देखें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी बाहर की, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल पर सवाल उठा है कि आप यहाँ पर भारत में आके बच्चों को, बच्चियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, धर्म का हस्तांतरण करते हैं आप उनका, राइट। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आई थी, इसलिए इनके ऊपर भी कड़े बहुत ही एफर्ट्स लिए गए थे। इसके बाद आप देखें, आप ऐसी कोई एक्टिविटी में नहीं आ सकते जो राजद्रोह करती हो, सेडिशन करती हो, अंडरस्टैंडेबली राजद्रोह अलाउड नहीं होता। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो उम्मीदवार हैं इलेक्शंस में,
में जो पत्रकार हैं, पत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया कैंपेन्स हैं, जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, सरकारी सर्वेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं भारत में। मान लो कोई भारत सरकार से सैलरी ले रहा हो IAS होने की और बाहर से एड दे रहा हो, अलाउड ही नहीं है ना। पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, राजनेता संगठन है, इनमें से किसी को भी यहाँ पर फॉरेन एड या बाहर से जो मदद है वो रिसीव करना, वो लेना अलाउड ही नहीं है। और एक बार अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दे दिया तो वो 5 साल तक लगभग वैलिड रहेगा, ठीक है। इसके बाद NGOs को दोबारा रिन्यूअल करना होगा विदिन 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और एक बार अगर किसी का कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो दोबारा वो NGO 3 साल तक दोबारा री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। 3 साल बैठे रहो, आकलन करो अपना, ठीक है, और उसके बाद दोबारा अप्लाई करो, या फिर अपने किसी और ऐसा NGO बना दो, उसके थ्रू अप्लाई करो, राइट। तो ये यहाँ पर पूरा मुद्दा है। आई होप ये आपको एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी लगा होगा। देखो, चाहती तो मैं इसको आराम से ऐसे ही फिनिश कर सकती थी कि USAID का मुद्दा बता दिया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बता दी, बस इतना फिनिश कर, लेकिन एग्जाम के हिसाब से इसको आपका एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से पूरा कनेक्ट करना, एथिक्स इन IR से कनेक्ट करना और FCRA के कानून से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।